Good morning, students. Now we start relation of congruence modulo of a subgroup in a group. If H is a subgroup of a group G, then for AB belongs to G, we have A is congruent to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H. कि अगर A B दो एलिमेंट हैं G के और H सबग्रुप है G का, तो A और B जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे मोडुलो G के रिस्पेक्ट में कब, if and only if A B inverse belongs to H. थ्योरम है इस पे बेस, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो ऑफ अ सबग्रुप H इज in a group G defined by A is congruent to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H. जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ये हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आपको क्या दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. तो फर्स्ट हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में आप क्या दिखाते हो, A is congruent to A modulo H. Let A be an element of G, then A inverse means identity belongs to H. means A inverse belongs to H हो गया, means you can say A is congruent to A modulo H. सिमेट्री में हमें क्या दिखाना है, if A is congruent to B modulo H, then B is also congruent to A modulo H. तो हम लेके चल रहे हैं let A is congruent to B modulo H for all AB belongs to G. इसका क्या मतलब है कि AB inverse belongs to H. अगर AB inverse H का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा बिकॉज H इज अ सबग्रुप ऑफ G. उसका इनवर्स लोगे तो क्या आएगा, B A inverse belongs to H. तो यहाँ से by definition you can write B is congruent to A modulo H means this relation is symmetric. अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन. ट्रांजिटिविटी में हमें क्या दिखाना है कि अगर A is congruent to B modulo H, B is congruent to C modulo H, then A is congruent to C modulo H. यही हमें प्रूव करना है. हमने ले लिया A is congruent to B modulo H, इसका मतलब AB inverse belongs to H. If B is congruent to C modulo H means BC inverse belongs to H. Then from 1 and 2 because H is a subgroup of G, तो क्लोजर आपकी होल्ड करेगी मींस AB इनवर्स इनटू BC इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा. तो यहाँ से एसोसिएटिविटी यूज करो, B इनवर्स B को कंबाइन करोगे तो आइडेंटिटी बन गया. मींस क्या है आपके पास AC इनवर्स बिलोंग्स टू H. बाय डेफिनेशन A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मोडुलो H. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव मींस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ इस A को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना मींस दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास. ये A को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ये किसका सिंबल है, इक्विवेलेंस क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू A बिलोंग्स टू G. देन प्रूव क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस क्लास जो है A की दिस इज इक्वल टू HA. ठीक है. बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंस क्लास A इज इक्वल टू मींस G के इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स जो इस A के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे. तो ये हमने ऊपर डेफिनेशन की थी, ये देखो ये डेफिनेशन कि A is congruent to B modulo H if and only if A B inverse belongs to H. कि A B के क्या होगा, congruent ना. डेफिनेशन था ना, if A B inverse belongs to H. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि क्लास A में, इक्विवेलेंस क्लास A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, G के वो एलिमेंट्स जो A के साथ क्या होंगे, congruent होंगे, A के congruent होंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे एक क्लास में. ठीक है. लेट T बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ HA. हमने क्या दिखाना है कि HA जो है इक्विवेलेंस क्लास A के इक्वल है, ये दिखाना है. तो मींस एक बार दिखाएंगे HA उसमें कंटेंट है, एक बार दिखाएंगे इक्विवेलेंस क्लास जो है वो HA में कंटेंट है. Let T be an element of HA, then TA inverse belongs to HA H inverse means HA inverse का मतलब तो क्या हो गया, H हो गया. और by definition ये क्या बन गया, T is congruent to A modulo H. अगर if T is congruent to A modulo H, then by definition of equivalence class T belongs to equivalence class of A means T element तो किसका था, HA का. आ किसमें गया, equivalence class A में means HA is contained in equivalence class A. रिवर्स दिखाते हैं, लेट Z belongs to this equivalence class. By definition Z is congruent to A modulo H means this implies, इस definition का मीनिंग क्या है, Z inverse belongs to H. फर्स्ट मल्टीप्लाई करो A से तो हमारे पास क्या गया, Z belongs to HA. Z एलिमेंट हमने इक्विवेलेंस क्लास का लिया था, आ HA का गया. इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास A is containing HA means इक्विवेलेंस क्लास A is equal to HA. नेक्स्ट थ्योरम जो है लेग्रांज थ्योरम, ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. The order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. कि जितने भी finite group के सबग्रुप आएंगे उन सब का order जो है वो ग्रुप के order को divide करेगा. ठीक है. देखो क्या है, let G be a finite group of order n and H be its subgroup of order m. Order of G n, order of H हमने क्या ले लिया, m ले लिया.
लेट h, अब h में ऑर्डर उसका हमने m लिया, इसका मतलब h में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, m एलिमेंट्स ले लिए. नाउ फॉर a1 बिलोंग्स टू g, a1 कोई एलिमेंट लिया हमने g का, तो h a1 क्या होगा, h1a1 h2a2 सॉरी h2a1 h3a1 अप टू सो ऑन hma1. मींस ha1 का मतलब h के हर एलिमेंट को a1 से मल्टीप्लाई करके लिखो. ऐसे कोई एलिमेंट हमने a2 लिया g का, तो ha2 लिख सकते हैं, ha3 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन हमने लिख दिया ak बिलोंग्स टू g, अगर एलिमेंट लें तो ha भी उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं. नाउ एवरी राइट कोसेट ऑफ h हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ये हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जितने भी राइट कोसेट्स होंगे या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, मींस डिसजॉइंट होंगे, या फिर वो आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, एवरी राइट कोसेट ऑफ h हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन राइट कोसेट्स ऑफ h इन g, क्योंकि ये a1 a2 a3 जो एलिमेंट्स हैं g के, वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. सो g कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल दीज राइट कोसेट्स. ये रिजल्ट भी हम कर चुके हैं, हमने लिख दिया g को इन सब राइट कोसेट्स की यूनियन. दस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज इक्वल टू, अब g में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है किसके इक्वल होंगे, नंबर जब इन सब की यूनियन है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha. ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू k इंटू m, क्योंकि फर्स्ट में m, सेकंड में m, थर्ड में m, सब में m, और कितनी बार इनको ऐड कर रहे हैं k टाइम्स, तो क्या हो गया k इंटू m. मीन्स n किसके इक्वल आ गया, k इंटू m के इक्वल. तो k किसके इक्वल आया यहाँ से, n बाई m, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ g, h m क्या था, ऑर्डर ऑफ h. इसका मतलब क्या आ गया, k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ h. मीन्स ऑर्डर ऑफ h इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g. मीन्स जब हम h को g से डिवाइड कर रहे हैं, h के ऑर्डर को g के ऑर्डर को जब हम h के ऑर्डर से डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है ना प्रॉपर, तो h क्या आ गया हमारे पास, सो ऑर्डर ऑफ h इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g. क्लियर है. रिमार्क देखो क्या कह रहे हैं, k इज इक्वल टू n बाई m, तो यहाँ से हम m लिख सकते हैं n बाई k. m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ h इन g. इंडेक्स ऑफ h इन g का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स या फिर लेफ्ट कोसेट्स. k क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स तो जो थे, जो हमारे आए थे. Thus index of every subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. ठीक है, सेकंड रिमार्क सेम ही है, कुछ नया नहीं है इसमें से. कि इंडेक्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडेक्स, सेकंड रिमार्क से, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच. की अगर आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स निकालने हैं या लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हो आप, जी के ऑर्डर को एच के ऑर्डर से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of the group. हमने ऊपर तो क्या कहा था कि every subgroup of a finite group, every subgroup of a finite group divides the order of a group. यहाँ हम कह रहे हैं order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group. means हर element का order भी group के order को divide करेगा. Let G be a finite group of order n and A be an element of order of G of order m, and let H be a subgroup of G consisting of all integral powers of A. H हमने ये ले लिया. ठीक है, अब देखो ना, हमें प्रूव क्या करना है, H contains only, we shall prove that H contains only m distinct elements. हम क्या कह रहे हैं कि H में सिर्फ m ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, आने भी चाहिए कुछ, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होने चाहिए, क्योंकि G हमारा फाइनाइट ग्रुप है, तो H में हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते. जैसे हमने A कोई एलिमेंट ले लिया G का, तो अगर हम कोई इसका सब ग्रुप लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं ना एलिमेंट्स उसके इंटीग्रल पावर्स की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं जाके तो रेपिटेशन होगी ना. मतलब that is h is equal to a square a cube up to so on a raised to power m is equal to identity. means हमें ये दिखाना है. ऐसे क्यों, क्योंकि हमें a का ऑर्डर हम क्या लिख चुके हैं, let a be an element of order m, तो इसका मतलब a raised to power m तो आइडेंटिटी हो चुका है ना, इसलिए इसने लिखा a raised to power m is equal to identity. Suppose that a raised to power r is equal to a raised to power s, कि ये दो एलिमेंट्स इक्वल है. जहां r और s हमारे इक्वल नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है, हमने मान लिया r इज ग्रेटर देन s, और r और s जो हमने कंसिडर किए हैं इंटीजर, ये हमारे 1 और m के बीच में लाई कर रहे हैं. मीन्स 1 भी हो सकता है, m भी हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकते हैं. ठीक है, तो a रेज टू पावर r इंटू a रेज टू पावर माइनस s इज इक्वल टू a रेज टू पावर s इंटू a रेज टू पावर माइनस s. मीन्स a रेज टू पावर r माइनस s इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0. मीन्स क्या आ गया, हमारा आइडेंटिटी आ गया. तो r माइनस s क्या है आपका, लेस देन m, which is a contradiction as m is the least positive integer such that a raised to power m is equal to identity.
है ना, m तो हमारा लीस्ट पॉजिटिव है, तो डेफिनेशन कहती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की कि क्या अगर हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ m है तो m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया a रेज़ टू पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जहाँ r माइनस s क्या है हमारा लेस देन m है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो a स्क्वायर a क्यूब अप टू सोन a रेज़ टू पावर m आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एच के, जो हम लेके चले थे इनमें कोई दो एलिमेंट्स इक्वल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारे सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। If L greater than M is any integer, then L can be written as, अगर L greater than M है तो अगर हम L को M से डिवाइड करें तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, हो सकता है पूरा डिवाइड भी हो सकता है ना, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, L इज इक्वल टू एम पी प्लस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और क्यू जो हमारा आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है क्यू, वो किस फॉर्म, वो M से छोटा होगा, है ना, जीरो भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ a रेज़ टू पावर l इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mp प्लस q, इसको हमने सेपरेट कर दिया, a रेज़ टू पावर mp इंटू a रेज़ टू पावर q, मींस इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m की पावर p इंटू a रेज़ टू पावर q। अब a रेज़ टू पावर m हमारा आइडेंटिटी है तो पावर p भी आइडेंटिटी बनी, मींस हमारे पास क्या बचा, a रेज़ टू पावर q बच गया। एज q जो है वो लेस देन m है, देयरफॉर a रेज़ टू पावर l किसके इक्वल आया, a रेज़ टू पावर q के ना, तो देयरफॉर a रेज़ टू पावर l इज नथिंग बट वन ऑफ द m एलिमेंट्स, जो हमारे ऑलरेडी ये m एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए, इनमें से ही कोई ना कोई एक है ना, वो हो कुछ भी सकता है। हेंस h हैज ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, एंड ऑर्डर ऑफ h इज m, इसका मतलब h का ऑर्डर क्या है, m है। लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि जो भी सब ग्रुप होगा g का, वो g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और h का ऑर्डर m है, g का ऑर्डर n था, तो m जो है वो n को क्या करेगा, डिवाइड, और a भी एक ऐसा एलिमेंट लिया था हमने g का जिसका ऑर्डर क्या था, m था, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। क्रोलरी क्या है इसकी, if G is a finite group of order n and A belongs to G, then A raised to power n is equal to identity, कि अगर G हमारा एक finite group है n order का और A element है G का, then A raised to power n is equal to identity. Let order of A is equal to m. The subset H of G consisting of all integral powers of A is a subgroup of G and order of H is m, जो भी हमने प्रूव किया है ऊपर बाय लैग्रांज थ्योरम, m क्या होगा, डिवाइजर होगा n का, अगर m डिवाइजर है n का तो n को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू के, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो हो गया, वेयर k इज एन इंटीजर। नाउ a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m k, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m रेज टू पावर k, a रेज टू पावर m हमारा क्या आया, आइडेंटिटी, मींस e रेज टू पावर k इज इक्वल टू e। क्लियर, हम यही दिखाना था कि इफ g अगर हमारा फाइनाइट ग्रुप है n ऑर्डर का और a कोई एलिमेंट है g का, देन a रेज टू पावर n क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। देखो बेटा रिमार्क है, अरे Lagrange theorem has a very important application. If G is a finite group of order n and M is not a divisor of n, then there is no subgroup of G of order M. कि अगर ग्रुप G का ऑर्डर n है और M n का डिवाइजर नहीं है तो कोई भी सबग्रुप ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर m होगा। For instance, if G is a group of order 6, then there can be no subgroup of order 5 or 4 order, because 4 and 5 doesn't divide 6. Converse of Lagrange theorem is not true. If m is a divisor of n, then it is not necessary, then G must have a subgroup of order m. कि अगर हम ये कहें कि m जो है वो n को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि m ऑर्डर का कोई सबग्रुप होगा ही। जैसे हम कहें 6 से कंसिडर किया तो 6 के डिवाइजर क्या हो सकते हैं, 6 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। 6 तो खुद वो इटसेल्फ हो गया, 1 ऑर्डर का सिर्फ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी उसका सब ग्रुप ट्रिवियल सब ग्रुप है ही, तो मींस 2 और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग भी हमारा कोई सब ग्रुप आएगा। मींस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 2 और 3 हो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये कंफर्म है कि अगर कोई सब ग्रुप है जी का तो उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करेगा। हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप का आना जरूरी नहीं है, लेकिन हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ H इज कंटेन्ड इन K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। H और K कोई दो सब ग्रुप हैं G के, और कैसे कि H कंटेन्ड है K में, तो हमें शो क्या करना है, इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ K इन G इनटू इंडेक्स ऑफ H इन K। आप देखते हो इंडेक्स ऑफ G इन H, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, अभी हमने पीछे रिमार्क किया था, है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, G बाय K को ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ K, और इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ K बाय ऑर्डर ऑफ
H। तो आप यहाँ से देखो तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H ही तो बचा। यही लिखा है इसने, सिंस H and K are two subgroups of a group G, H is contained in K, therefore H is also a subgroup of K. Now H is a subgroup of a finite groups G and K, therefore using Lagrange theorem we have this result. ओके स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज 2.1 आप लोग ट्राई करोगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो रहा है।